जल्दी पूछो। बात ये है कि काफ़ी लोगों को इससे एतराज़ होएगा, आपको भी शायद एतराज़ होए। नहीं होता मेरे को, बोलिए, मैं बेगैरत हूँ। आप पाकिस्तानी मुसलमान को भाई समझते हैं या नहीं समझते? देखिए, लोगों को शिकायत होती है कि भाई वो अपने मतलब की बात करके चले गए कि हैं, तो इंशाअल्लाह उन सवालात का भी जवाब देकर हम आज की इस नशिस्त को इख्तिताम पजीर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम असद भाई, मोहम्मद मुनव्वर, मेरा ताल्लुक़ नटाज नगर टप्पा चबूतरे से है। भाई आपसे एक छोटा सवाल ये है कि आप तालीमी पसमानदगी की बात कर रहे हैं हैदराबाद। मैं आपसे यही सवाल करना चाह रहा हूँ कि अवेसी स्कूल ऑफ एक्सेलेंस जो है वो सिर्फ इलाक़े तलाब कट्टा चंद्रैन गुट्टा की हद तक क्यों महदूद है, जहाँ पर छिरा जैसा इलाक़ा है, किशन बाग बहादुरपुरा जैसा इलाक़ा है, गोलकुंडा किला जैसे इलाक़े में अवेसी स्कूल ऑफ। मैं अकबर साहब को भिजाऊंगा शिकागो को, आप उनसे बात कर लीजिए, यहाँ पे बुलाएंगे, उनसे कमिटमेंट ले लीजिए कि तालाब कट्टे में स्कूल खोलेंगे। बहुत शुक्रिया असद भाई। मगर तालाब टप्पा चबूतरा हो, कारवान असम्बली हलके में आप कभी गोलकुंडा गए? गोलकुंडा में मैं अपने एमपी फंड से करीब 12 करोड़ की लागत से एक बच्चियों की कॉलेज की बिल्डिंग बनाया, मैं जूनियर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, उसमें लैब्स है, अभी भी 1 करोड़ दिया हूँ। और वैसे अकबर बता रहे थे कि 15-16 हज़ार बच्चे फ्री में पढ़ते उसमें। तो अकबर साहब रॉयल आदमी है। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्रिकेट मैच हुआ तो फिर दूसरा जिंदाबाद बोलते हो। मेरे पास 2 सवाल है आपसे। तो पहला सवाल इधर। हाँ, बोलिए प्लीज प्लीज। यस, सॉरी। तो पहला सवाल ये है कि आरएसएस की जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है ये अमेरिका, कनाडा, यूके में बहुत स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। अभी कोई दिन पहले मैं अपने लोकल पार्क में था और आरएसएस की जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है उधर तक भी आ गई। तो बात ये है, क्या जब इंडिया में है तो आप कैसे कॉम्बैट करेंगे आरएसएस के? तो हम लोग तो पहले आरएसएस से अगर आपको कॉम्बैट करना है तो आपको उनके मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किताबें पढ़ते। तो एक अब्दुल गफूर नूरानी साहब की किताब है आरएसएस, उसको जरूर पढ़िए आप। जल्दी पूछो। बात ये है कि काफ़ी लोगों को इससे एतराज़ होएगा, आपको भी शायद एतराज़ होए। नहीं होता मेरे को, बोलिए, मैं बेगैरत हूँ। आप पाकिस्तानी मुसलमान को भाई समझते हैं या नहीं समझते? देखिए, पाकिस्तान जब बना हमारे बुजुर्गों ने उसकी मुखालिफत की थी। हम लोग पाकिस्तान नहीं गए, इसलिए नहीं गए क्योंकि हमारा मानना ये था कि जिस सरजमीन पर हमारे बुजुर्गों ने जहाँ बानी और जाफशानी की है और जिस सरजमीन पर हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेज़ों से इस मुल्क को ग़ुलामी की छुड़ाने की लड़ाई लड़ी है, हमने अपने इस मुल्क को माना है। अब जो लोग गए हैं वो गए हैं, जो नहीं गए वो नहीं गए। अब तीसरी बात यह है कि जो रज़ाकार थे वो चले गए, जो वफादार थे रह गए। तो अब उनको भाई मानना नहीं मानना, देखिए हमारा मानना यह है कि भारत के अतराफ में जितने ममालिक हैं उन सब से हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। मगर मुंबई में जो टेररिज्म का एक्ट हुआ उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता कि अजमल कसब ये लोग सब आए, पाकिस्तान से आए। मैं खुद एक निज़ामाबाद की फैमिली को जानता हूँ, एक शादीशुदा बच्ची थी जिसको 5 या 6 दिन हुए थे शादी होके। वो लोग शादी के बाद मुंबई गए, उस बच्ची के हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी थी, वीटी स्टेशन पर गोली लग के मर गई बच्ची को। तो ये ज़रूरी है कि हम जिस खित्ते में रहते हैं वहाँ पर स्टेबिलिटी हो और सब अच्छा हो। मगर आपको एक बैड न्यूज़ सुना रहा हूँ मैं अभी।
पार्लियामेंट की जो नई बिल्डिंग बनाई गई उसमें एक अंग्रेजी में मुरल बोलते हैं MURAL, वो लगाया गया जिसमें अखंड भारत का नक्शा दिखाया गया। उसमें पाकिस्तान भी आ गया, बांग्लादेश भी आ गया, भूटान भी आ गया, अफगानिस्तान भी आ गया। तो मैं बीजेपी वाले बोला मुबारक भाई जल्दी चलो। बोले क्या तमाशा है? बोला है आप लगा दिए अखंड भारत का। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को बड़ी परेशानी होने वाली है कि आपने अपने पार्लियामेंट के अंदर उस नक्शे में सबको मिला लिया। तो अब बताइए आप, पाकिस्तान भी आ गया, बांग्लादेश भी आ गया, भूटान भी आ गया, बर्मा भी आ गया, अफगानिस्तान भी आ गया, पूरा अखंड भारत का ख्वाब श्री नरेंद्र मोदी लगा दिए अंदर। आप देखिए अब आप लोगों को नहीं मालूम क्या, मैंने नहीं मालूम उस ममालिक में क्या होने वाला है, मगर हम तो क्लेम कर दिए हमारा है बोल के, क्लेम कर दिए विद कैपिटल C एंड तो क्लेम तो बहुत करते। देखिए हम तो बोल रहे कि ले लो जाके आप अफगानिस्तान से शुरू करना चाहिए उनको। जो काम अंकल सैम नहीं करे अंकल मोदी कर देंगे शायद, नहीं मालूम। जी अस्सलाम वालेकुम असद साहब, मेरा नाम मोहम्मद वहीदुल्लाह खान है। मैं इमाम हूँ, दारुल फाउंडेशन उसका फाउंडर भी हूँ, और मैं हैदराबाद में जामा मस्जिद सईफ़ आज़मपुर में इमाम था और धर्मावंत कॉलेज में लेक्चरर था, और माशाल्लाह जामे निज़ाम का फ़ारिग हूँ, जहाँ से आपके दादा हज़रत फ़ख्र मिल्लत मौलाना अब्दुल वाहिद अवैसी भी वहाँ के फ़ारिग थे माशाल्लाह। तो आपको देख के बड़ी खुशी हो रही है अमेरिका में माशाल्लाह। तो मेरा सबसे पहले आपको एक मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको सवाल कर ले, आप दुआ दीजिए दिल में, सवाल कर लीजिए। हाँ, अच्छा रहेगा, सवाल कर सकते। सवाल ही है मेरा, तो रियासत तेलंगाना में आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बादशाह घर का मौक़िफ़ दिया है, किंग मेकर का मौक़िफ़ दिया है। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि आप जो है बादशाह कब बनना चाह रहे हैं और किंग कब बनना चाह रहे हैं? जबकि हम जब देखते थे मजलिस के फ़िलाक को, उसमें जो है 7 स्टार्स है, 7 सितारे हैं। तो हमारी ख्वाहिश, वो 7 सितारे कुछ और माने हैं। अच्छा। वो MLA के नहीं है। आप खुदा के लिए 7 पर लिमिट मत करिए मेरे को, मैं और बढ़ना चाह रहा हूँ। इसीलिए तो मैं ये कह रहा हूँ। तो हम जब देखकर ये समझते थे कि माशाल्लाह 3 थे तो 5 हुए, 5 से 7 हुए, 7 पर आके रुक गए। तो हमारे को ये जहन में आ रहा, पहले एक ही था, एक ही था, ये तो पता है जी। 62 में जी तो पत्थरगट्टी से ये सालार आए थे माशाल्लाह। तो अब ये है कि माशाल्लाह आपका आशीर्वाद कांग्रेस को रहा, तो माशाल्लाह कांग्रेस वहाँ पर हुकूमत करती रही। अभी रेवंत रेड्डी साहब हमेशा ये कहते हैं असद भाई हमारा साथ। नहीं, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपका आशीर्वाद मेरे साथ रहे बस। अच्छा उसका उनका जाने दीजिए। माशाल्लाह। तो माशाल्लाह दूसरा मेरा ये है कि आपसे एक क्वेश्चन ये है कि माशाल्लाह आप जो है हिंदुस्तान में जाकर ख़ास तौर पर यूपी में 100 सीटों पे आपने इलेक्शन लड़ा माशाल्लाह। आप जो है कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम आपकी पार्टी का नाम है, यकीनन जाना चाहिए। लेकिन मुखालिफिन ये कहते हैं कि आप हैदराबाद दक्कन के अंदर रियासत तेलंगाना में सिर्फ 7 सीटों पे लड़ते हैं, जबकि मैं समझ गया सवाल है, बहुत पुराना सवाल है इसका। कितने सीट है तेलंगाना में असेंबली के? 119 हैं। यूपी में कितने हैं? 400। बिहार में कितने हैं? हाँ 119 में 8 लड़े, 400 में अलायंस का हिस्सा थे हम बाबू सिंह कुशवाहा साहब के साथ, हमको सीट दी लड़े। बिहार में हम लोग 19 लड़े। अब अच्छा, अब मैं तेलंगाना में मिसाल के तौर पर हुज्जत के लिए अभी फैसला नहीं, मैं लड़ रहा हूं, इतना दर्द शुरू हो जाता, इतना तकलीफ हो जाती। देखे मियाँ यहाँ भी सौदा कर लिए, अब देखो मियाँ देखो, अरे भाई सौदा करे तो भाई, मैं तो लोग जो मेरे को बोलते हैं, मैं बोलता हूँ भाई इतने में हुआ, मिला भाई 5% मेरा 95 आपका ले दो, ला के दो मेरे को, कुछ तो दो। तो हमारी पार्टी की एक स्ट्रेटेजी है, हम स्ट्रेटेजी के मुताबिक काम करेंगे। हम पूरे 3 पार्लियामेंट पे अच्छा लड़ेंगे, किशनगंज, औरंगाबाद, हैदराबाद, और भी यूपी में हम देखेंगे, बिहार में भी देखेंगे। तेलंगाना में 24 दिसंबर में होंगे इलेक्शन, तो हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला अच्छा करने के लिए। तो मैं इस बात से को मानने को तैयार नहीं हूं कि इन पे आशीर्वाद रखो, उन पे आशीर्वाद रखो। नहीं, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूं आपको। और फिर ये देखिए
नहीं पॉलिटिक्स देखिए, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में किंग मेकर नहीं, किंग बनना ये सब ठीक है, मगर पहले आपको अपनी ताकत दिखाना पड़े। देखिए आपकी ताकत रहेंगी तो सब करेंगे। आज तेलंगाना में अगर 70,000 मुस्लिम बच्चे बच्चियां रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, क्लास 6 से क्लास 12 तक, आपकी सियासी ताकत है। गवर्नमेंट से आप खुलाए वो, मैं अच्छी तरह मालूम मेरे को। जब ये स्कूल हमारी मीटिंग हुई थी सीएम से, हम बोले काम करो आप, कई मीटिंग हुई, उसके बाद ये तय करे, आज ये फ्री में पढ़ रहे। और करने की जरूरत है, बहुत करना है उनको, और गलतियां भी हैं उनके, वो भी हम बोलते हैं, और बोल रहा हूं अभी मैं, तो देखेंगे क्या होता है। और वो उनकी फिक्र मत करिए, वो लोग जो बोलते ना, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बोलता हूँ कि जो इस तरह की बात करता हूँ, बोलता हूँ भाई आपको अल्लाह के हवाले कर दिया, मैं बहुत अच्छा है, बोलो आप जितना बोलना है बोलो। क्योंकि बास चीज़ों का जवाब जो है आप, मैंने बोल के पूरी चीज़ों का जवाब आपको हमको अल्लाह को देने का है। और अल्लाह का करम है कि अल्लाह हमारा मालिक है, इन्हों नहीं है कि इन्हों कोई खाना लिख के देने वाले हैं, यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, वो फर्क नहीं पड़ता, बोलते रहते। वो बोलना उनका इख्तियार है, जिद्दोजहद करना मेरा काम है, मैं जिद्दोजहद करते रहूँगा इंशाअल्लाह। एक सवाल तहरीरी है कि गैर दस्तावेजी तारिकीन वतन को दुरुस्त पासपोर्ट की अशद ज़रूरत है। अगर पासपोर्ट न मिल सके तो जनरल कौंसल जनरल से दरख्वास्त है कि शनाख्ती कार्ड जारी करवा सकें, जैसे कि मैक्सिको और दीगर ममालिक ने किया। क्या आप इस मसले को पार्लियामेंट में उठाने में मदद कर सकते हैं? नहीं, गैर दस्तावेजी का मतलब आप लोग यहाँ पर ओवरस्टे कर चुके हैं, उसका मतलब वही है। आप अनडॉक्यूमेंटेड नहीं, पासपोर्ट पहले था नहीं था माने रह गए, पसंद आ गया शिकागो बोल के, ठीक है। तो जब ओवरस्टे करे तो पासपोर्ट तो खत्म हो गया, पासपोर्ट को रिन्यू करने का है। तो वो मेरे को उसके बारे में नहीं मालूम करना पड़ेगा। बट जो लोग अगर इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ते तो वो लोग सरेंडर करना पड़ता पासपोर्ट, वो मेरे को मालूम, एक प्रोसेस है। मगर आप जो सिनारियो आप बता रहे, उस बारे में मालूम करना पड़ेगा, मालूम करके मैं कुछ कमेंट कर सकूँगा, वरना मेरे को उसके बारे में इतना इल्म नहीं है। कुछ बोल दूंगा फिर उनका असाइलम का काम रुक जाएगा, और नहीं और अंकल आने वाले हैं तो फिर कुछ यहाँ पढ़ के फूंक दिए, तो इसलिए थोड़ा मालूम करके ही बोलना अच्छा है। जी वालेकुम सलाम सर, आप बोलिए, सुन लो। दिसंबर में इलेक्शन होने वाले हैं तेलंगाना में। जी जी जी। हर पार्टी ये दावा कर रही कि वो इलेक्शन जीतेंगे। और करीब करके बोलिए आप। हाँ, तो आपका क्या प्रेडिक्शन है इसमें कि कौन सी पार्टी बरसरे इख्तिदार आएगी? नहीं, मैं तो ये चाह रहा हूँ कि पहले मैं जीत जाऊं, मजलिस जीत जाए, उसके बाद देखेंगे। नहीं, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ आपको जी। पहले मुझे अपने घर को आबाद करना है। लेकिन आपको पूरे सीटों पे कॉन्टेस्ट नहीं। नहीं, तो वो करेंगे नहीं करेंगे वो तो इलेक्शन के करीब बताएंगे जी। मगर फिरका परस्ती को रोकना हमारी जिम्मेदारी, हम रोकेंगे। 2014 में भी रोके, 2018 में भी रोके, मगर रोकने का मतलब ये नहीं है कि आप मेरे प्रोग्रेस को रोक देंगे। मेरी जो पॉलिटिकल प्रोग्रेस है मेरी पार्टी की, उसको तो रोक नहीं सकते आप। तो देखिए अभी बहुत जल्दी है, क्योंकि अगर मैं यहाँ खड़े कुछ बोलूँगा तो बाज़ लोग खुश होंगे, बाज़ लोग नाराज़ हो जाएंगे। तो बेहतर ये है कि वो लोग सस्पेंस में रहे, परेशानी में रहे, जब वक्त आएगा उस वक्त करेंगे। आप किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे? मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सपोर्ट करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम मुज़म्मिल है, मैं ज़िबाबाग से हूँ। मेरा असद भाई ये सवाल है। सुन देख लिया जी, बोलिए। माइक के लिए
ये कांग्रेस कर्नाटक इलेक्शन में कही थी कि अगर हम इख्तियार में आ गए तो हम बजरंग दल को बैन कर देंगे। मेरा सवाल ये है कि इस तरह के मैनिफेस्टो से फ्यूचर में नेक्स्ट इलेक्शंस में कांग्रेस के इस मैनिफेस्टो की वजह से माइनॉरिटीज़ को कुछ नुकसान तो नहीं हो? देखिए क्या है वो गालिब का शेर ना कि कौन जिया तेरे जुल्फ के सहर होने तक, हम खाक हो जाएंगे तुमको खबर होने तक। तो नहीं मालूम मेरे को क्या करते नहीं करते ये लोग, इनके बहुत बड़ी बातें तो करते हैं लोग, अब नहीं मालूम क्या क्या करेंगे। मगर मेरा मानना यह है कि बैन अगर होगा तो कानूनी तरीके से होना चाहिए। बैन अगर आप खाली कर दिए और फिर उसके बाद उनको लीगल रिप्रीव मिल जाती है तो फिर उससे वो लोग और ताकतवर हो जाते। तो अब नहीं मालूम वो लोग किस किस को बैन करते, मगर अब तक तो जो शख्स को कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटका का स्पीकर बनाया वो शख्स पब्लिकली मुस्लिम बच्चियों के हिजाब पहनने पर तनकीद किया और उन बच्चियों के सामने बोला कि तुम्हारे को क्या जरूरत है पहन के जाने की, तुम पढ़ो। उस शख्स को उन्होंने स्पीकर बना दिया। तो ये उनका रिकॉर्ड है। अभी गवर्नमेंट बन के 1 महीना भी नहीं हुआ है, तो उनको टाइम देने की जरूरत है कि रीजनेबल टाइम देना पड़ेगा उनको देखने के लिए कि वो कितना अपने वादों पर खरे उतरते हैं। मगर मुझे कांग्रेस से बड़ा तल्ख तजुर्बा रहा है